हेलो डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपको पता है आरजेएस एग्ज़ाम के अंदर आपके मुश्किल से 35 से 40 दिन बचे हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए और आपने कितना अच्छे से पढ़ रखा है उसको एनालाइज आप कर पाओ, इसलिए सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ आपके लिए लेके आया है मंथन टेस्ट सीरीज़ फॉर आरजेएस प्रीलिम्स। इसके अंदर आपको 60+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट। ये आपके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर अवेलेबल है। स्ट्रिक्टली जो आरजेएस का नया पैटर्न है, जो नया सिलेबस इसमें ऐड हुआ है, प्लस जो डायनेमिक पैटर्न चल रहा है पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग इस टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया गया है। और ये टेस्ट सीरीज स्पेशली डिज़ाइंड है हाईली क्वालिफाइड एनएलयू एल्यूमिनाई फैकल्टी के द्वारा, और अभी आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो रही है, ओनली 6500। तो ज़रा भी अपना समय बर्बाद ना करें, जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करें। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज का हमारा जो वीडियो है उसके अंदर हमें आरजीएस 2025 के प्रीलिम्स से रिलेटेड स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है कि अब आपके पास क्योंकि इतना कम समय बचा है तो बहुत से लोग पैनिक कर रहे होंगे कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहूँगा। कोई अभी डरने की बात नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो, फ्रेशर हो या आप रिपीटर हो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सब लोग ऑलमोस्ट बराबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। अब जो अच्छे से मेहनत कर जाएगा, स्मार्ट स्टडी कर जाएगा, हार्ड वर्क कर जाएगा, वो ये एग्ज़ाम क्रैक करके ले जाएगा। तो उसी के संदर्भ में हम ये समझते हैं कि आपको आखिरी के 30-35 दिन 40 दिन जो है उसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए। तो देखिए, प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो बेसिकली दो ही चीज़ों पर फोकस करनी चाहिए। पहली चीज़ बेयर एक्ट्स। आप जानते हैं बेयर एक्ट हमारे एग्जाम के लिए हमारी बाइबल है, हमारी गीता है, तो इसको तो हमें ज़रा सा भी इग्नोर नहीं करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस। प्रीलिम्स के लिए इन दो चीज़ों पे आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा। अब मैं एक एक चीज़ आपको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि मैं बेयर एक्ट की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले हमें एक रूल होता है 60-40 रूल। इसको समझना है क्या होता है 60-40 रूल। तो देखिए, ये हर एग्जाम के अंदर होता है, चाहे आप कोई दूसरी सर्विसेज का एग्जाम ले लो या इवन आप अपने कॉलेज और स्कूल के एग्जाम भी ले लो, बोर्ड के एग्जाम ले लो। तो मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो भी सिलेबस होता है उस सिलेबस का जो 60% पोर्शन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, और उस मोस्ट इंपॉर्टेंट 60% पोर्शन के अंदर में से ही आपका 90% पेपर बनता है। समझ रहे हैं आप चीज को। जो भी आपका कोई भी आप एक्ट उठा लीजिए, मैं सीआरपीसी की बात करूं, मैं बीएनएस की बात करूं, किसी भी एक्ट की बात करूं या कोई भी सिलेबस की बात करूं, तो उसके अंदर जो आपका 60% पोर्शन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर एरिया होता है, जिसके अंदर से आपका 90% क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। और जो बचा हुआ आपका 40% होता है उसमें से फिर आपका रिमेनिंग जो 10% रह गया है फिर वो पेपर उसमें से बनता है आपका। ये चीज आपको समझ आ रही है। तो आपको क्या करना है, अब आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सबसे पहले वो 60% वाला जो कोर एरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया हर एक एक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं आपको सीआरपीसी या बीएनएसएस जो है उसका एग्जांपल लेके बताऊं तो आपके प्रीलिम्स के अंदर अरेस्ट वाला एरिया, कोर एरिया, उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन वाला एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल वाला एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कोर एरियाज है जिसके अंदर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ऐसे जो 60% कोर एरियाज है आप उनको सबसे पहले कवर करो बेयर एक्ट के अंदर से। 100% करने के चक्कर में मत पड़ो, ये 40% एक बार के लिए स्किप करो, सबसे पहले ये 60% आप कवर करो। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस जल्दी से कवर भी होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि 60% कवर हो गया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो एमसीक्यू सॉल्व करोगे वो आप अच्छे से एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर। तो पहले वो 60% आप आइडेंटिफाई करके उसको अपना ठोस करो, पक्का करो, फिर आप बाकी के 40% पे जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 40% छोड़ ही दो, वो भी हमें करना है, लेकिन प्रायोरिटी हमें क्या रखनी है, पहले ये 60% कंप्लीट करो, फिर 40% सिलेबस जो लेस इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर जाएंगे। क्लियर। पहली चीज आपको समझ आई। आगे देखिए, जैसा कि आप जानते हो प्रीलिम्स के अंदर आपसे सेक्शन नंबर के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या है। कई बार टाइटल से ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इस सेक्शन का टाइटल क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है प्रोविजन के अंदर। तो इसलिए आपको सेक्शन नंबर या मैं कहूं जो इंडेक्स होता है किसी भी बेयर एक्ट का, वो भी मेमोराइज करना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए।
तो अब इस चीज को हम कैसे करें कि एक सिस्टमेटिक वे में हो पाए? तो देखिए, सबसे सही तरीका मैं आपको जो बता रहा हूं, आप क्या कीजिए, आपके जितने भी एक्ट हैं, अभी आरजेएस के अंदर आपके 30+ एक्ट हो गए हैं, इन सारे के सारे एक्ट का जो इंडेक्स वाला पोर्शन है, जो स्टार्टिंग के 1 या 2 पेजेस होते हैं जिसमें सारे सेक्शन और इंडेक्स दे रखा होता है, इसका आप अलग से फोटोकॉपी करवा लीजिए या प्रिंट निकलवा लीजिए। केवल एक्ट का जो इंडेक्स वाला पार्ट है सारे के सारे एक्ट का। तो अगर यहां मैं आपका लेके चलूं तो जैसे आपके 30+ एक्ट है, तो मान लीजिए आपके 40 to 45 पेजेस के अंदर सारे के सारे एक्ट के इंडेक्स आ जाएंगे। जितने भी आपके सिलेबस में बेयर एक्ट्स हैं, 40 to 45 पेज का एक आपके पास कंपाइलेशन बन जाएगा, उसको स्टेपल कर दीजिए और एक छोटी बुकलेट टाइप से बना लीजिए। और जिस भी एक्ट का वो इंडेक्स का आपने फोटोकॉपी या प्रिंट निकाली है, उसी जगह साइड में जो थोड़ा सा स्पेस बचता है उसके अंदर उसका एक्ट नंबर, डेट ऑफ असेंट एंड एनफोर्समेंट डेट, और अगर उसके अंदर कोई रीसेंट या बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अमेंडमेंट आया है तो वो अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट का नाम, उसकी एनफोर्समेंट डेट, ये सारी चीजें आप उस बुकलेट के अंदर ही लिख लीजिए। समझ आ रहा है मैं क्या करने को कह रहा हूं आपको? और फिर ये जो आपकी बुकलेट बनी है, इसको आप रिलीजियसली, डेडिकेटेडली अपना नियम बना लीजिए कि दिन में 2 बार आपको ये पूरी की पूरी बुकलेट रिवाइज करनी है। बहुत ज्यादा ध्यान देके याद करने की कोशिश मत करो, लेकिन आंखों के आगे से दिन में 2 बार आपको निकालनी ही निकालनी है। ये चीज आप शुरू करो। तो मुश्किल से आपको पहली बार करोगे तो 1 घंटा 2 घंटा लगेगा पहली बार में, शाम को दोबारा करोगे, मान लीजिए दिन में 2 बार कर रहे हो तो फिर 1-1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप 3-4 दिन करने लगोगे तो आप बाद में देखोगे कि 10 से 15 मिनट में पूरी आपकी वो रिवाइज हो पा रही है। लेकिन नियम बनाना है, कल से ही बनाना है कि आपको दिन में 2 बार इसको रिवाइज करना है बुकलेट को। ठीक है, आगे देखिए, जो इंपॉर्टेंट पनिशमेंट्स होती हैं किसी भी एक्ट के अंदर, जैसे बीएनएस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, मर्डर की कितनी होती है, कल्पेबल होमिसाइड की कितनी होती है, आपकी स्टॉकिंग, वॉयरिज्म वगैरह है, इनकी क्या है, डेथ बाय नेग्लिजेंस है। ये जो आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनकी आपको पनिशमेंट याद रखनी है। बाकी किसी भी ऑफेंस के जो एग्रावेटेड फॉर्म होते हैं वो आपको सारी की सारी पनिशमेंट उनकी याद नहीं रखनी है। जो भी ऑफेंसेस हैं उनके जो एग्रावेटेड फॉर्म है उसमें हर एग्रावेट फॉर्म की आपको पनिशमेंट याद नहीं रखनी है, लेकिन जो पर्टिकुलर ऑफेंस है केवल उसकी रखनी है। जैसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की, या फिर मैं कहूं यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट की, जो मेन है इनकी आपको पनिशमेंट्स याद रखनी है। लेकिन इनके एग्रावेटेड फॉर्म की इतनी याद रखनी जरूरी नहीं है, ऐसे तो लिमिटलेस हो जाएगा कितनी याद रखोगे। इसके अलावा जो भी आपके अमेंडमेंट, जो भी पनिशमेंट, जैसे रेप के जो प्रोविजन थे उसके अंदर अमेंडमेंट से इंक्रीज हुई थी पनिशमेंट्स, तो जो अमेंडमेंट से चेंजेस हुए पनिशमेंट के अंदर वो पनिशमेंट्स आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो आपके माइनर एक्ट्स हैं, जितने भी आपके माइनर एक्ट्स हैं उनके अंदर जो ऑफेंसेस की पनिशमेंट है वो आपको याद करने की कोशिश करनी है। क्लियर? चीज समझ आ रही है? तो पनिशमेंट आप एक चार्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, या तो ऐसा ही कर सकते हो जो मैंने आपको यहां पे ये बुकलेट बनाने के लिए कहा है, सेक्शन वाली, इंडेक्स वाली, इसके अंदर ही आप छोटा छोटा करके उस ऑफेंस की पनिशमेंट वहीं की वहीं लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको उस कंपाइलेशन से वहीं याद हो जाएंगी। क्लियर? चीज समझ आ रही है? इसके अलावा जब बेयर एक्ट पढ़ो तो उसके अंदर किन चीजों पे फोकस रखो, जो भी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड टू कमिट द केस टू कोर्ट ऑफ सेशन, या टाइम पीरियड टू डिस्पोजल ऑफ केस, डिस्पोजल ऑफ अपील, जो भी आपके टाइम पीरियड, और खास करके आपका अभी सीआरपीसी का नया जो बीएनएसएस आया है उसके अंदर बहुत जगह नए नए टाइम पीरियड ऐड किए गए हैं, तो वहां आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। जो वो टाइम पीरियड हैं, टाइम पीरियड से आपका सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है। तो जो भी प्रोविजन किसी भी तरीके से टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको आपको अच्छे से मार्क करते चलना है, नोट करते चलना है। और इसका भी आप वही तरीका अपना सकते हो जो मैंने आपको यहाँ पे पनिशमेंट्स का बताया। ये जो आप कंपाइलेशन बनाओगे इंडेक्स वाला, इसी में सेक्शन है, उस सेक्शन के आगे छोटा सा करके टाइम पीरियड भी आप मेंशन कर देना बिल्कुल शॉर्ट में, तो वहीं पे वो कंपाइलेशन में आपकी सारी चीज तैयार हो जाएगी। और रिवाइज करते टाइम वो आपके पॉइंटर्स वाले शॉर्ट नोट्स होंगे, उस तरीके से आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
क्लियर? आगे देखिए, जो भी आपके बेयर एक्ट के अंदर प्रोविजोज होते हैं या आपके एक्सेप्शन होते हैं, इनसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरल रूल तो हर बच्चा लगभग कॉमन सेंस लगा के अप्लाई कर लेता है, आंसर दे लेता है या याद रह ही जाता है। लेकिन हर चीज के जो एक्सेप्शंस होते हैं या प्रोविजो में जो बात कही जाती है वो याद रखना मुश्किल हो पाता है स्टूडेंट्स के लिए, और वो इसमें गड़बड़ भी बहुत करते हैं। इसलिए जो भी प्रोविजोस दे रखे हैं, जो भी एक्सेप्शन दे रखे हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से देखना है, उसमें क्या चीज है, वहां से क्वेश्चन बन के आने के पूरे चांसेस होते हैं, तो उन्हें आपको बहुत अच्छे से करना है। और इसके अलावा डू नॉट स्किप द इलस्ट्रेशंस। जो भी आपकी इलस्ट्रेशंस दे रखी होती है, स्पेशली आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, आईपीसी या बीएनएस के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जो भी इलस्ट्रेशंस वगैरह दे रखी हैं उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। डायरेक्टली इलस्ट्रेशन पेपर में पूछ ली जाती है, कई बार तो इलस्ट्रेशन के अंदर नाम भी चेंज नहीं करते, एबीसी का XYZ भी नहीं करते, ऐसी की ऐसी उठा के दे देते हैं। तो इलस्ट्रेशन पे आपको ध्यान देना है, ये भी स्किप नहीं करनी है। समझ आ रही चीज आपको? ये सारी चीज मैंने आपको बताई है 60-40 रूल के अकॉर्डिंग। ये जो सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको 60-40 रूल के अकॉर्डिंग करने हैं। सबसे पहले 60% है उस कोर एरिया को कवर करो, देन रिमेनिंग 40% के ऊपर आप जाओ। ठीक है, इतना समझ आया बेयर एक्ट किस तरीके से पढ़ना है। अब आगे देखिए, अब हम बात करें अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस की, तो देखिए एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। मार्केट में कई सारी अच्छी पब्लिशर्स की बुक अवेलेबल हैं जो आपको बहुत सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करती हैं। इसमें आप ध्यान रखना, टॉपिक वाइज एमसीक्यू। कई बुक्स हैं जिसके अंदर पूरा सब्जेक्ट वाइज मिक्स करके दे रखा है, ऐसी नहीं। इनिशियल स्टेज अगर आपका है, अभी बेयर एक्ट आप पढ़ रहे हो, तो आप टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू की बुक्स हैं वो लेके आइए। तो उसके अंदर जैसे सीआरपीसी का पोर्शन पूरा दे रखा है, उसमें अपील करके पूरे अपील के सेक्शन है और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, या अरेस्ट करके टॉपिक डाल रखा है और उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज दे रखे हैं। तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज कोई भी अच्छी सी एमसीक्यू की बुक लेके आइए, और बेयर एक्ट से आप जो भी टॉपिक पढ़ें, मान लीजिए आपने अरेस्ट का टॉपिक पढ़ा, तो अरेस्ट का टॉपिक पढ़ने के बाद यहां जो अरेस्ट से रिलेटेड एमसीक्यू दे रखे हैं वो सारे आप एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आई एम डैम श्योर कि आपके 80% एमसीक्यू इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? बेयर एक्ट पढ़ने के बाद, उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद, उस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू दे रखे हैं इस किताब के अंदर वो आपको लगाने हैं। प्लस अब एमसीक्यू लगाने के बाद, जैसे मान लीजिए अरेस्ट ही आपने पढ़ा और उससे रिलेटेड 50 एमसीक्यू दे रखे हैं, आपने 50 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए बुक से। अब उसको सॉल्व करने के बाद आंसर चेक करके कि इतने सही हो इतने गलत हुए, ऐसे उसको छोड़ो मत। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका एनालाइज करना उन अटेम्प्टेड एमसीक्यूज को। क्योंकि देखिए 50 एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो, तो 50 के अंदर से आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको 20 एमसीक्यू ऐसे थे जिनके आंसर आपको एज इट इज आते थे, कि अगर आपको ऑप्शन भी नहीं मिलता तो भी आप आंसर सही मार्क कर देते। 20 तो ऐसे होंगे 50 में से, बाकी 10-12 ऐसे होंगे जो आपको रफली आइडिया है कि दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, दो में से एक होना चाहिए, तो आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हो कि इसमें से ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, इन दो में से एक है और ये लगा दिया, सही हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने 50 में से तुक्के लगाए होंगे कि आपको नहीं पता लग रहा होगा क्या है, और आपने एक तुक्का लगाया, वाइल्ड गैस, और वो आंसर आपका सही निकल गया। ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उनको एक तरीके से एनालाइज या इंट्रोस्पेक्शन करना है। और उसके अंदर क्या करना है, सबसे पहली चीज, जो भी आपको चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनको आपको केयरफुली देखना है कि चार ऑप्शन क्या दे रखे हैं। मान लीजिए कोई सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो चारों के चारों जो सेक्शन है वो देखो, और फिर देखो जो बाकी के 3 रिमेनिंग सेक्शन है, ऑप्शंस हैं, जैसे एक तो आपका आंसर हो जाएगा और बाकी 3 जो आपके आंसर नहीं है लेकिन सेक्शन नंबर दे रखे हैं। अब आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो ट्राई करो कि बाकी के तीनों सेक्शन में क्या है उसे रिकॉल करो कि किस प्रोविजन से रिलेटेड है, इसके अंदर क्या दे रखा है। तो इससे आपका उसी पॉइंट पे एक रिकॉल भी अच्छा हो जाएगा, दोबारा रिकॉल या रिवीजन जो मैं कहूं वो भी आपका एक और अच्छा हो जाएगा उसी पॉइंट पे। कॉन्शियसली नहीं करोगे फिर भी आपका एक रिवीजन टाइप, रिकॉल टाइप हो जाएगा उस प्रोविजन का। इसलिए चारों ऑप्शन केयरफुली एनालाइज करो किससे रिलेटेड दे रखे हैं। प्लस
थोड़ा सा समय निकालो इंट्रोस्पेक्शन करके और मार्किंग करो बेयरएट के अंदर। मार्किंग किस चीज की आपको करनी है? देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने अरेस्ट वाला पोर्शन पढ़ लिया, अब अरेस्ट के आपने सारे के सारे सेक्शन पढ़े, तो ऐसे बड़े लेंदी बड़े बड़े सेक्शन होते हैं, बहुत सारी उसमें कंटेंट होता है, तो हर उस लाइन से आपका क्वेश्चन थोड़ी बनेगा। लेकिन जब आपने एमसीक्यू लगाए तो आपको ये आइडिया लग गया कि मैंने बेयर एक्ट में से जिस प्रोविजन की जो लाइन पढ़ी है उसमें से पर्टिकुलर ये क्वेश्चन बन के आया है। तो जब आप अपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक इंट्रोस्पेक्शन करो, एनालाइज करो, तो बेयर एक्ट के जिस जगह से वो क्वेश्चन बन के आया है एमसीक्यू वाला, उसको खोल के वहां फटाफट पेंसिल से अंडरलाइन कर लो या हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि अरेस्ट वाला जो पोर्शन है, फॉर एग्जांपल उसका आपका सीआरपीसी का सेक्शन 41 है, तो अगर आपने अंडरलाइन और हाईलाइट किया होगा तो आपको रिवाइज करते टाइम सेकंड टाइम ये ध्यान रहेगा कि ये जो मैंने लाइन कर रखी है यहां से क्वेश्चन बन के एमसीक्यू आया हुआ है, तो आप उस पर और अच्छे से फोकस करके पढ़ोगे उसको और वो चीज आपको ध्यान रहेगी। तो इसी तरह जब आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर लो तो थोड़ा सा समय निकालो, मुश्किल से आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, और बेयर एक्ट में जहां जहां से क्वेश्चन बना है आपने सॉल्व किया है उन चीजों को अंडरलाइन या हाईलाइट कर दो वहां पे। क्लियर? ये चीज आपको समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आएगी आपके। आगे देखिए, चाहे तो आप एक सेपरेट नोटबुक भी बना सकते हैं या फिर अपने बेयर एक्ट के अंदर ही कई लोग स्टिकी नोट लगा के लिख लेते हैं, कई लोग अलग से एक पेपर टाइप ऐड करके लिख लेते हैं, ये चीज भी आप कर सकते हो। ये किन चीजों की आपको करनी है? तो जैसा मैंने आपको बताया, जब आप कोई भी पोर्शन बेयर एक्ट से पढ़ोगे, अरेस्ट का पोर्शन आपने पूरा बेयर एक्ट से पढ़ लिया, अब जब आप एमसीक्यू वाली टॉपिक वाइज जो बुक है उसमें से अरेस्ट के सारे एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो 50 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपको ऑलमोस्ट 35 to 40 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन 50 में से आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बेयर एक्ट बेस्ड ही होंगे। बेयर एक्ट में आपको एज इट इज उसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन कुछ 8 से 10 क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे होंगे जो मान लीजिए किसी जजमेंट से रिलेटेड होंगे। जैसे अगर अरेस्ट वाला आप पढ़ो तो उसके अंदर अरनेश कुमार का जजमेंट आता है, डीके बासु का जजमेंट आता है, इन जजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, या इसके अलावा कोई हो सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जो बेयर एक्ट के अंदर से कवर एज इट इज ना हो रहा हो। तो इन चीजों के लिए आपको क्या करना है, ये जो 8 से 10 क्वेश्चन है जो आपके बेयर एक्ट से एज इट इज कवर नहीं हो रहे, इन 8 से 10 क्वेश्चन को आप या तो एक अलग से नोटबुक बना के सेपरेट उसके अंदर नोट कर लो, या फिर जो बेयर एक्ट जहां से आप रिवाइज करते हो वहां पे जो अरेस्ट वाला आपका पोर्शन है बेयर एक्ट में, वहीं स्टिकी नोट लगा के या एक पेपर साइड में एक्स्ट्रा लगा के और वहां पे इन 8 से 10 क्वेश्चंस को आप अलग से नोट कर लो। इससे क्या होगा, जब भी रिवाइज करोगे तो बेयर एक्ट आपका कवर हो ही जाएगा, प्लस ये 8 से 10 चीजें जो बेयर एक्ट के थोड़ी सी बाहर की हैं या थोड़ी सी घूम के आई हुई हैं वो भी वहीं के वहीं आपकी कवर हो जाएंगी, और इस तरीके से आपका वो पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। क्लियर? समझ आ रही है चीज क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? नेक्स्ट देखिए, अपनी एक गेस स्किल डेवलप करिए। ये आप किस तरीके से करेंगे, जब आपने पूरा एक्ट पढ़ लिया, अच्छे से सिलेबस पढ़ लिया, फिर आप उसके फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, और फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने के बाद जितना आपको आता है उतना तो आप करिए, और फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपको नहीं आ पा रहा है तो वहीं ऑन द स्पॉट पेपर बंद करने या छोड़ने की जगह आप अपना दिमाग लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, जो आपको लग रहे हैं कि इसमें से 2 या 3 नहीं हो सकते उनको हटाओ, जो ज्यादा चांस लग रहा है थोड़ा लिंक करो चीजों को। चैप्टर्स जो होते हैं, चैप्टर की जो रेंज होती है सेक्शन की, उसके अकॉर्डिंग देखो कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ऐसा पूरा एनालाइज करके और अपना जो गैसिंग स्किल है वो तैयार करो। गैसिंग स्किल में क्या आता है आपका, सबसे पहला एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कि जो 2 या 3 अलग गलत लग रहे हैं आपको कि ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, उनको पहले हटाओ। उसके बाद आप चैप्टर और उसकी रेंज को देखो, चैप्टर और सेक्शन की रेंज को देखो, उसके हिसाब से हटाओ, और फिर आपको 2 ऑप्शन रह जाएंगे, मान लीजिए ए बी सी और डी 4 ऑप्शन थे, आपने ये दोनों चीज अप्लाई करके पता लगा लिया ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, अब आपके सामने ये 2 रह गए, और इसमें थोड़ा सा अपनी गैस वर्क लगाओ और फिर जो आपको इन दोनों में से एक मोर अप्रोप्रिएट लगे उसको टिक कर दो। तो जहां आपके पास 25% चांस था सही होने का, अब आपने 2 हटा दिए, तो अब वो चांस प्रोबेबिलिटी 50% रह गई। इस तरीके से मॉक सॉल्व करते करते अपनी ये गैसिंग स्किल भी डेवलप करो।
क्लियर? यहां तक चीज समझ आई आपको? नेक्स्ट देखिए, किस तरीके से आपको बेयर एक्ट पढ़ना है, किस तरीके से आपको अलग से वो बुकलेट बनानी है इंडेक्स की, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद टॉपिक पढ़ने के बाद आपको किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, कोई एमसीक्यू नहीं आए तो वहीं उसको बेयर एक्ट में या अलग से नोटबुक में लिख लेना है। ये मैंने आपको चीज बताई, आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी आपके। आगे देखिए, मोर रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर मार्क्स। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं या वैसे भी उन्हें पता होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो चीजें होती हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ये वाली चीज बढ़ती है तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो चीज है वो भी बढ़ती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है कि इधर वाली चीज बढ़ती है तो इधर वाली चीज डिक्रीज होती है। तो यहां देखिए क्या लिखा है मैंने, मोर रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर मार्क्स। मतलब जितना ज्यादा बाद आप रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा बार रिवीजन करोगे, उतने ही आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए रिवीजन से कभी बचिए मत। रिवीजन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही है एट द एंड जिससे आप किसी भी चीज को जल्दी से जल्दी रिकॉल कर पाओगे। आप देखते रहते हो ना एग्जाम में, बच्चे ऐसे नीचे देखते रहते हैं, छत को देखते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, क्या था सोचते रहते हैं, याद नहीं आता। तो ये रिकॉल उनको एकदम क्विकली कैसे होगा, जब वो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, आपकी रिकॉल की स्पीड बहुत क्विक हो जाएगी। प्लस आप सब जानते हो कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है केवल और केवल वो एक्यूरेसी और स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है कि 100 में से आप कितने सवाल सही कर पा रहे हो, और आपकी स्पीड अच्छी है, विद इन टाइम कर पा रहे हो, तो आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर जाओगे। और ये आपका जो क्विक रिकॉल होगा, एक्यूरेसी अच्छी होगी, स्पीड अच्छी होगी, ये आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन से होगा। और रिवीजन को भी आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए। कभी भी आप पैसिव रिकॉल मत करिए, पैसिव रिवीजन, पैसिव रीडिंग, कभी भी आप पैसिव रीडिंग मत कीजिए। हमेशा आप चीज को एक्टिव रिकॉल करिए। समझ पा रहे हैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं? कभी भी चीज की पैसिव रीडिंग मत करिए, हमेशा उसकी एक्टिव रिकॉल करिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपने बेयर एक्ट पढ़ा तो उस बेयर एक्ट को एक बार पढ़ने के बाद दोबारा खोल के और उसको ऐसे रीड मत करते रहो, ये कहलाता है आपका पैसिव रीडिंग। उसमें आप 2-4 मिनट तो पढ़ोगे, फिर आपका दिमाग कहीं और जाने लग जाएगा, और आप रीड तो कर रहे हो लेकिन दिमाग तक चीजें पहुंच नहीं रही। ये नहीं करना है। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट मेथड। क्या करना है आपको? आपको एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब होता है? आपने कोई चीज पढ़ी, पढ़ने के बाद बंद करो किताब को और आंख बंद करके सोचो कि मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा है। तो मान लीजिए किसी चीज के अंदर आपने 5 पॉइंट पढ़े हैं, तो आंख बंद करके सोचोगे तो 5 में से आपको 3 याद आएंगे, 4 याद आएंगे। कोशिश करो सारे के सारे याद आ जाए, लेकिन 3 से ज्यादा याद नहीं आ रहे, 4 से ज्यादा याद नहीं आ रहे, फिर खोल के देखो कौन सा पॉइंट आप मिस कर रहे हो। इस तरीके से रिवीजन करो। ये होता है आपका एक्टिव रिकॉल मेथड। कई बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे आंख बंद करके रिकॉल करने की जगह लिखना पसंद करते हैं। तो आप वो भी कर सकते हो कि कोई चीज पढ़ी, पढ़ने के बाद बंद करो और शॉर्ट में उसको ऐसे लिख लो कि सेक्शन 41 मैंने पढ़ा था, 41 का टाइटल ये था, उसमें इतना टाइम पीरियड दे रखा था, इतना उसके अंदर ये दे रखा था। ऐसे आप फटाफट रफली अपने किसी रफ पेपर के अंदर लिख लो। ये भी एक अच्छा तरीका है। क्लियर? समझ आ रही है आपको चीज किस तरीके से आपको करना है? और थोड़ा और इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे बना सकते हो। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो केवल एक सही ऑप्शन मार्क करके आगे मत बढ़ जाओ। जब बाद में एनालिसिस करो पेपर का, तो बाकी 3 जो सेक्शन दे रखे हैं या और जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, वो किससे रिलेटेड है, उनमें क्या दे रखा है, उनको वहीं पर रिकॉल करके याद करने की कोशिश करो क्या था। इससे आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली अपने आप होता रहेगा और बहुत अच्छे से होता रहेगा। क्लियर? ये चीज आपको समझ आई? आगे देखिए, प्रैक्टिस फुल लेंथ मॉक विद इन टाइम एंड विद ओएमआर शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार आपने बेयर एक्ट अच्छे से एक बार कवर कर लिया, जो आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं वो आपने अच्छे से कवर कर लिए, तो अब आप क्या कीजिए, अब आप विद इन टाइम उसको लगाना शुरू करिए। पहले आपने बिना टाइम के लगा लिया, ठीक है, बट जब फुल लेंथ मॉक लगाओ तो उनको विद इन टाइम लगाओ। टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको खत्म करना है। और ओएमआर शीट की हेल्प से लगाओ, क्योंकि आपको पता होगा कई बार बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि ओएमआर के अंदर जो आपको बबल्स भरने होते हैं, कोई बबल आपने ढंग से नहीं भरा, या फिर
ये 79 क्वेश्चन था, 80th क्वेश्चन था, आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और बबल आपने 79 का भर दिया। या फिर आपके कई बार रोल नंबर में गलती कर देते हो, स्टार्टिंग में जो रोल नंबर लिखते हो और वहां आप OMR का बबल भरते हो, वहीं आप गड़बड़ कर देते हो और डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि OMR भरने की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो OMR भरें जब आप फुल लेंथ मॉक सॉल्व करें, OMR पे करें, डायरेक्ट टिक करके ना करें, जिससे आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाए। और OMR भरना अच्छा खासा समय खाती है, वहां पे 10 से 12 मिनट अगर आप भरोगे आराम से इतने लग जाते हैं आपके, तो उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओगे तो वो भी आप क्विकली कर पाओगे बिना एरर किए। क्लियर? और बाकी देखिए, जितनी मेहनत आप अभी कर लोगे इस तैयारी के अंदर, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता है द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। जो आपकी मेन बैटल है, जो आपकी RJS का प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, वो मेन आपकी बैटल है, वो युद्ध है आपका। तो उसके अंदर आपका कम खून बहेगा अगर आप यहीं पे अपना पसीना बहुत ज्यादा बहा लोगे। क्लियर? तो अच्छे से तैयारी करिए, ये सारी चीजें अप्लाई करिए। और इसके अलावा जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करनी होगी, आपने जो पढ़ा है किस तरीके से पढ़ा है, कैसा है, कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो, कितना एक्यूरेसी से आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, मंथन टेस्ट सीरीज जो सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ आपके लिए लेकर आया है, इसके अंदर आपके सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी है। इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 6500 ओनली, इतने में आपको मिल रहा है। स्पेशली डिजाइंड है NLU एल्यूमिनाई फैकल्टी द्वारा। तो आप इसका फायदा लें, जल्दी से एनरोल करें और अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छे से बूस्ट करें। थैंक यू सो मच।